हुंडई कंपनी के नाम से तो आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा करने वाला इंसान एक बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता था। हुंडई कंपनी के फाउंडर चंग जू यंग अपने बचपन में 17 घंटे खेतों में काम किया करते थे, तब जाकर उन्हें एक वक्त की रोटी मिलती थी। चंग जू यंग का जन्म साल 1915 में कोरिया के छोटे से गांव में हुआ था। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी जिसकी वजह से ये कभी पढ़ न सके और अपने बचपन में ये सारा दिन अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करते थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी कभी कभी इन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता था। एक बार चंग लकड़ियां बेचने के लिए पास के शहर में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और उनके पास खाने के लिए भी अच्छा खाना है और वो खेतों में कड़ी मेहनत भी नहीं करते हैं। ये देखने के बाद चंग अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो गए और बस उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पास के ही शहर में कंस्ट्रक्शन का काम के लिए वर्कर्स की जरूरत है। इस न्यूज को देखने के बाद उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और एक रात वो अपना घर छोड़कर शहर चले गए और 160 किलोमीटर पैदल चल के वो शहर पहुंचे और वहां जाकर कंस्ट्रक्शन का काम करना शुरू कर दिया। ये काम चंग के लिए बहुत मुश्किल था और पैसे भी बहुत कम मिल रहे थे, लेकिन चंग इस काम से सेटिस्फाई थे क्योंकि अब वो आजादी के साथ पैसे कमा रहे थे। थोड़े समय के बाद चंग के पिता को चंग का पता लग गया और वो उन्हें वापस गांव ले गए। एक बार फिर से चंग को दोबारा खेतों में काम करना पड़ा, लेकिन चंग वापस आकर अभी खुश नहीं थे। चंग जानते थे कि खेतों में काम करके वो गरीबी से बाहर नहीं निकल सकते और इसलिए वो एक बार फिर से घर से भाग गए। अब उनकी उम्र 18 साल थी। अपने गांव से निकलकर वो सोल पहुंचे, जो आज साउथ कोरिया का कैपिटल है। यहां जाकर उन्होंने कई सारे काम किए और फिर उन्हें एक राइस स्टोर के अंदर डिलीवरी बॉय का काम मिल गया। चंग अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रहे थे, इसलिए शॉप ओनर और कस्टमर्स उनके काम से बहुत खुश थे और 6 महीने के अंदर ही शॉप ओनर ने चंग को डिलीवरी बॉय से शॉप का मैनेजर बना दिया। और फिर चंग ने बहुत मेहनत की और इस शॉप को बहुत आगे पहुंचाया। और फिर साल 1937 में इस शॉप के ओनर बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और उन्होंने चंग की मेहनत को देखकर अपनी ये शॉप चंग के नाम कर दी। इस वक्त चंग की उम्र 22 साल थी और वो एक स्टोर के ओनर बन चुके थे। चंग के जीवन में खुशियां आई ही थी कि वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया। उस वक्त कोरिया के ऊपर जापान का राज था। जापानी चाहते थे कि इस वार के टाइम पर उन्हें कोरिया से राइस सप्लाई लगातार मिलती रहे और इसी वजह से उन्होंने कोरिया की सभी राइस शॉप के ओनरशिप ले ली। एक बार फिर से चंग अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर आ खड़े हो गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन अभी भी चंग पीछे हटने वाले नहीं थे। चंग का कहना था कि अगर मैं मेहनत से कोई भी काम करूंगा तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा और इसी सोच के साथ उन्होंने दूसरा बिजनेस ढूंढना शुरू किया जिसके अंदर जापानी गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर ना कर सके और उन्होंने कार रिपेयरिंग का बिजनेस करने की सोची। और फिर साल 1940 में उन्होंने 3000 वॉन का लोन लिया और सर्विस गैराज खोला। लेकिन एक बार फिर से चंग की किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। उनके गैराज में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। अब चंग को अपना लोन भी चुकाना था और कस्टमर को भी आग में जलने वाली उनकी गाड़ियों के लिए पैसे देने थे, लेकिन चंग अभी हार नहीं माने थे। एक बार फिर से उन्होंने 3500 वॉन का लोन लिया और दोबारा से पहले से भी अच्छा गैराज बनाया। चंग अपने गैराज को आगे ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो तरीके ढूंढे जिससे वो ज्यादा कस्टमर को गेन कर सकें। उन्होंने देखा कि कस्टमर अपनी गाड़ियों को रिपेयर करने के लिए देते हैं तो उनको ठीक होने में हफ्तों का समय लग जाता है और यहीं से चंग समझ गए कि अगर उन्हें अपने गैराज को आगे बढ़ाना है तो उन्हें स्पीड पर फोकस करना होगा। जहां कॉम्पिटिटर्स एक कार को रिपेयर करने में लगभग 20 दिन का टाइम लेते थे, वहीं चंग अपने गैराज में एक कार को 5 दिन के अंदर रिपेयर करके कस्टमर को दे दिया करते थे। और महज 3 साल के अंदर साल 1943 में चंग का गैराज इतना ज्यादा फेमस हो गया कि ज्यादातर सभी लोग अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग के लिए चंग के पास आने लगे और चंग ने अपने गैराज में 8 एम्प्लॉइज को काम के लिए रख लिया था। अब चंग अपना पूरा लोन भी चुका चुके थे और अपनी फैमिली को भी उन्होंने सोल बुलाकर सेटल कर लिया था। चंग का कैरियर ऊंचाइयों को छू रहा था कि तभी एक और परेशानी चंग के सामने आ गई। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने थे, इसलिए जापान ने उनके गैराज की ओनरशिप भी ले ली और एक लोकल स्टील प्लांट से उसे मर्ज कर दिया। एक बार फिर चंग अपनी मेहनत से खड़ा किया हुआ बिजनेस खो चुके थे। चंग अपनी फैमिली के साथ वापस विलेज आ गए, लेकिन इस बार चंग के पास कुछ सेविंग्स थी
और वो अपनी सेविंग्स के जरिए एक बार फिर से नया बिजनेस खड़ा करने के लिए तैयार थे। चंग ने अभी भी हार नहीं मानी थी। अब वर्ल्ड वार 2 भी खत्म हो चुका था और वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद कोरिया के ऊपर जापान का राज भी खत्म हो गया था। अब कोरिया के नॉर्दर्न एरिया में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और साउदर्न एरिया में अमेरिका का, क्योंकि इन दोनों ही देशों ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान के अगेंस्ट जंग लड़ी थी और इसी के चलते कोरिया नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया। एक बार फिर से चंग वापस सोल आए और उन्होंने साल 1946 में अपना कार रिपेयरिंग का बिजनेस दोबारा से शुरू किया। उन्होंने इस बार अपने गैराज का नाम हुंडई ऑटो सर्विस रखा। चंग अभी भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हुए थे और वो कुछ और भी करना चाहते थे। गैराज होने के साथ साथ चंग ने दूसरा काम करने की सोची। उनके पास पहले से ही कंस्ट्रक्शन का पैशन था और फिर उन्होंने साल 1947 में हुंडई सिविल वर्क कंपनी खोली और कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उनकी ये कंपनी भी ग्रो करने लगी और साल 1950 में चंग को कई सारे मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गए। वॉर खत्म होने के बाद साउथ कोरिया ने एक बार फिर से अपनी कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए रोड, डैम और पुलों को बहुत तेजी से बनवाना शुरू कर दिया और इसी काम में हुंडई ने मेजर रोल प्ले किया। चंग ने ही साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयांग डैम और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे क्योंगबू एक्सप्रेसवे बनाया। साल 1960 के दौरान चंग 50 साल के हो चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक भी बन चुके थे, लेकिन अभी भी वो कुछ और बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने हजारों किलोमीटर की रोड्स तो बना दी थी, अब वो उन रोड्स के लिए कार्स बनाना चाहते थे। और फिर साल 1967 में चंग ने हुंडई मोटर कंपनी खड़ी की और फिर 1968 में फोर्ड कंपनी के साथ एक डील की। इस डील में ये फोर्ड की कॉर्टिना कार को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये दोनों कंपनियां एक साथ काम करती रहीं और फिर 2 साल के बाद इन दोनों कंपनियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होने लगे। हुंडई अब खुद की कार बनाना चाहता था, लेकिन फोर्ड ऐसा होने नहीं देना चाहता था और फिर इसी वजह से इन दोनों कंपनियों के बीच की पार्टनरशिप खत्म हो गई। हुंडई अब अपनी ब्रांडिंग और अपने नाम के साथ नई कार बनाने वाला था। सन 1976 में चंग ने एक नई कार बनाने का प्लांट खोला और हुंडई ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट मास प्रोड्यूस कार हुंडई पोनी। अपनी अफोर्डेबिलिटी की वजह से ये कार साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा फेमस हो गई और हुंडई कोरिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। साउथ कोरिया का टोटल कार मार्केट सिर्फ 30,000 कार का ही था, जो प्रॉफिटेबल होने के लिए काफी नहीं था। हुंडई कंपनी सिर्फ साउथ कोरिया में ही सक्सेसफुल थी और ओवरसीज मार्केट में बहुत बड़ी फेलियर थी। इसके अलावा कार की क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। गर्मी में हीट की वजह से इस कार का पेंट उड़ जाया करता था और इसमें बहुत सारे मैकेनिकल इश्यूज भी आते रहते थे और इसी वजह से हुंडई मोटर कंपनी पिछले 7 सालों से लॉस में जा रही थी। लोगों ने चंग को बोला कि जितनी जल्दी हो सके वो इस कंपनी को बंद कर दें, लेकिन चंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने कंपनी तो बंद नहीं करी, बल्कि एक और कार फैक्ट्री खोल डाली जिसके अंदर हर साल 3 लाख कार्स बनाई जा सके। अब सब ये सोच रहे थे कि कोरिया की कार मार्केट तो सिर्फ 30,000 है, फिर 30 लाख कारों का क्या होगा। चंग जानते थे कि साउथ कोरिया की इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसका मतलब ये था कि कुछ सालों के अंदर ही कार की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। इसके अलावा हुंडई ने अपनी ये नई कार फॉरेन कंपनी में भी एक्सपोर्ट करने के लिए बनाई थी। फिर साल 1982 में हुंडई ने अपनी पोनी 2 कार मार्केट में उतारी। इस कार की क्वालिटी की वजह से ये कार साउथ कोरिया, अमेरिका और कनाडा में भी बहुत फेमस हो गई और सब जगह इसे बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया। कुछ सालों के अंदर ही ये कंपनी 4 लाख कार बेच चुकी थी और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा चुकी थी। हुंडई कार कंपनी अब एक बिगेस्ट कार कंपनी बन गई थी। और फिर जब चंग की एज 72 साल की हुई तो चंग ने हुंडई कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और फिर इस कंपनी की कमान उनके भाई और बेटों के हाथ में आ गई। उनके भाई और बेटों ने भी कंपनी को इसी तरह चलाया जैसे चंग चलाते थे और आज के समय में भी हुंडई दुनिया की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हुंडई कार कंपनी का सफर? उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।